हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बाल विकास, उसके जो चाइल्ड पेडागोजी है उसमें जो है चरित्र लेखन पद्धति। ठीक है, मनोविज्ञान में चरित्र लेखन पद्धति है जिसको हम बायोग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने अपने बच्चों के विभिन्न व्यवहारों का निरीक्षण करके उन्हें अंकित करने की व्यवस्था की। इस प्रकार किसी बच्चे विशेष का यथासंभव चरित्र वर्णन बायोग्राफी तैयार हो गया। जो व्यक्ति इस विधि से बच्चे का चरित्र वर्णन करता था वह बच्चे के प्रत्येक व्यवहार का निरीक्षण उसके स्वाभाविक वातावरण में करता था। वह उसे तुरंत अपनी डायरी में अंकित कर लेता था और इस प्रकार कुछ दिनों में किसी बच्चे विशेष व विकासात्मक वर्णन तैयार हो जाता था। ऐसे व्यक्ति कभी कभी एक दो बच्चों के साधारण प्रयोग करके भी उनके व्यवहारों को अंकित करते थे। बाद में उनका यह जीवन वर्णन अन्य लोगों के लिए बच्चों के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए एक सुंदर साधन बन गया। लेकिन इस पद्धति के संबंध में यह स्मरणीय है कि यद्यपि इस प्रकार से किसी बच्चे का अध्ययन उसके स्वाभाविक वातावरण में करना संभव था, लेकिन विभिन्न अंगों जो कि कंडीशंस का नियंत्रण जिस प्रकार अध्ययनकर्ता प्रयोगशाला में कर सकता है उसका पूर्णतः अभाव होने से वैज्ञानिक प्रतिपन्नता का सर्वथा अभाव रहा। इसलिए इस विधि से बच्चे का अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययन निष्पक्ष होता है, किंतु इस प्रकार के अध्ययन में निरीक्षक अपनी मनोवृत्ति एटीट्यूड को ऐसा नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान माता पिता ही इस प्रकार के अपने बच्चे विशेष का अध्ययन कर सके। इसलिए एक बच्चे के अध्ययन के आधार पर सामान्य बच्चों के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय देना असंभव है। उपर्युक्त दोनों के होते हुए भी इस विधि की अपनी एक विशेषताएं हैं। प्रयोगशाला के वातावरण में बच्चों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वह स्वाभाविक नहीं होता और बहुत कम समय तक ही उस परिस्थिति में अध्ययन भी किया जाता है। इसके लिए इस प्रकार का अध्ययन से तो उसके स्वाभाविक उस समय विधि की उपादेयता अत्यधिक है। इस बच्चे जिस पहलू का अध्ययन प्रयोगशाला वातावरण से संभव नहीं होता है उसकी जानकारी इस विधि से होती है। बच्चे के घर और खेल के मैदान का इस प्रकार का अध्ययन उसके प्रयोगशाला के अध्ययन में बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। आधुनिक काल में इस विधि को उपयोगी बनाने के लिए डेनिस हार्लॉक, मेकहफ आदि के काफ़ी प्रयत्न किया, जिसकी वजह से इस उपयोगिता पहले से अधिक बढ़ गई। आत्मचरित्र लेखन पद्धति, इस विधि में कभी कभी सिंहावलोकन पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि से व्यक्ति अपने बचपन के अनुभवों की स्मृति के आधार पर क्रमबद्ध करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अपनी स्मृति के आधार पर वह अपने बचपन के अनुभवों का एक व्यवस्थित इतिहास तैयार कर देता है। यह विधि कुछ अंश में चरित्र लेखन से भिन्न और कुछ में उसके समान ही है। जिस प्रकार चरित्र लेखन में किसी बच्चे का विकासात्मक इतिहास तैयार किया जाता है और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। लेकिन इतना होते हुए भी विधि से भिन्न है। चरित्र लेखन अपने भिन्न से किसी बच्चे का चरित्र को लिखता है
किंतु इसमें चरित्र लेखन अपने ही चरित्र का उल्लेख अपने बचपन की स्मृतियों के आधार पर करता है। इस विधि को काम में लाने के लिए लेयर्ड 1923, का क्लाइन हरलॉक का क्लाइन जो 1934 में अपने अध्ययनों द्वारा पथ प्रदर्शन किया है। यदि इसके गुण दोषों का भी विचार करें तो मालूम होगा कि इस विधि से प्राप्त उपकरणों के बच्चों के व्यवहार विशेष को जानने में जो सहायता मिलती है वह सहायता अन्य विधियों से संभव नहीं है। लेकिन यह होते हुए भी इतना तो मानना ही होगा कि इसमें दोष भी कम नहीं है। स्मृति के आधार पर बचपन की घटनाओं को अंकित करना दोष रहित नहीं होता। जो अनुभव सुखद होते हैं उसका प्रत्यावान तो मनुष्य करने में सफल होता है, किंतु दुखद अनुभवों की स्मृति प्रायः नहीं होती। अतएव इस प्रकार के बचपन के अनुभवों का उल्लेख करने में अशुद्धियाँ हो जाती। इसके अतिरिक्त भी स्मृति अपने रचनात्मक स्वरूप को भी उल्लेखों में प्रदर्शित करती है। इसलिए वास्तविक अनुभव में कई प्रकार के घटाव बढ़ाव आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो है प्रश्नावली पद्धति। ठीक है, चरित्र एवं आत्मचरित्र लेखन विधि के दोषों से बचने के लिए विद्वानों ने बाल अध्ययन के वास्ते जो प्रश्नावली पद्धति का व्यवहार किया। प्रारंभ में तो जिस बच्चे विशेष का अध्ययन उपयुक्त विधि से होता था उसी से तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते थे और उसके विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। लेकिन यह विधि बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुई। इसलिए पाठशाला के विद्यार्थियों से तरह तरह के प्रश्नों को पूछने और उनका उत्तर लिखवाने की परिपाटी प्रारंभ हुई। इस प्रकार उनके सभी उत्तरों और तालिका तैयार करके उन उत्तरों के विश्वसनीय और प्रतिपन्नता को सांख्यिकी विधि की कसौटी के जांच पर किस प्रकार का सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। आजकल तो बच्चों के जीवन में आबद्ध विभिन्न प्रकार के प्रश्न छपे रहते हैं और उन प्रश्नों को उत्तर के लिए शिक्षक संरक्षक और बच्चों के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार उन उत्तरों को आधार पर बच्चों को विवरण विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। स्टैनले हॉल ने अपने 4 सहयोगियों के साथ बोस्टन स्कूल के विद्यार्थियों में 123 प्रश्नों का उपयोग करके इस विधि का व्यवहार से उनके कई पहलुओं का अध्ययन किया। इस विधि का व्यवहार हॉल तथा उनके विद्यार्थियों जिनमें बर्नेज का नाम उल्लेखनीय है किया और तब से आज तक इसमें कई प्रकार के संशोधन हुए हैं। इस विधि से बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुई और कई विद्वानों ने इसे और भी वैज्ञानिकों बनाने के लिए कई प्रकार के सुधारों को भी उपस्थित किया है। इस विधि के व्यवहार से बाल अध्ययन में काफ़ी सहायता मिली है। इसके द्वारा बहुत से बच्चों को थोड़े समय के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करना सुलभ हो गया। शिक्षक तथा संरक्षक को जो प्रदत्त डाटा मिले हैं वे बहुत ही महत्व प्रमाणित हुए हैं। ऐसी बातें अन्य संसाधनों से प्राप्त होना संभव नहीं। लॉन्ग से सन 1941 ईस्वी में बच्चों के अवांछित व्यवहारों का अध्ययन संरक्षकों को प्रश्न देकर किया है, जिससे इस कथन की सत्यता और भी अधिक प्रमाणित होती है। उसने इसका आश्रय लेकर बच्चों के 57 अवांछित व्यवहारों तथा
उनके प्रशिक्षित ट्रेन करने के 20 साधारण उपायों का अध्ययन किया है। इस संबंध में उसका विचार यह था कि माता पिता निरंतर बच्चों को निरीक्षण करते हैं, इसलिए वे जितना बच्चों के संबंध में व्यक्त कर सकते हैं उतना अन्य साधनों से सूचना प्राप्त करना संभव नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि माता पिता के फीलिंग भाव या निरीक्षण की कमी के कारण कुछ दोषों का होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना होते हुए बच्चों के विषय में इस विधि से जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्रयोग विधि या शिक्षकों के द्वारा कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। इस उपयुक्त में विशेषताओं के होते हुए भी विधि का कुछ त्रुटियां बुद्धि या समय की कमी के कारण तो बच्चे कुछ प्रश्नों को तिरस्कृत कर देते हैं और उनका उत्तर नहीं देते, या जो अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर जानना चाहता है उससे भिन्न ही उत्तर देते हैं। उनके उत्तरों को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए यह भी जाना जा सकता है कि उत्तर ठीक दिया गया है या झूठा। इसके अतिरिक्त भी किशोरावस्था में बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं जिनसे वो व्यक्तिगत किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है। ऐसी अवस्था में अधिकांश असत्य उत्तर देते हैं, लेकिन पाइल्स स्टोल्ज जो प्रभृति विद्वानों ने इस विधि का सार्थकता का अध्ययन किया, जिसने आधार पर यह उनका कहना है कि जिन माताओं को एक बच्चा रहता है वे अत्यधिक प्रतिपन्न सूचनाएं देती हैं, लेकिन अधिक बच्चों की माताओं की सूचनाएं उतनी प्रतिपन्न नहीं होती। तो दोस्तों, अब तक हमने जो चाइल्ड पेडागोजी है, जिसको हम बाल विकास कहते हैं, और मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान और चाइल्ड पेडागोजी से जो लेखक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में जितनी जानकारियाँ हम दे रहे हैं, आप नोट्स बनाइए। जितना मिलेगा उतना सटीक मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो बनता है वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।